Okay, dear students, welcome back to the session. इस सेशन में हम कुछ पोलर इंटीग्रेशन को सीखने की कोशिश करेंगे कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में जो इंटीग्रेशन है वो कैसे की जाएगी। तो हम उस कंसेप्ट को समझेंगे और फिर हम कमिंग लेक्चर्स में कुछ इस इंटीग्रेशन के कंसेप्ट को यूटिलाइज करेंगे। तो very interesting and very important lecture indeed for you. So here is the title, integration in polar coordinates, या फिर हम इसको ये भी कहेंगे कि नॉन रेक्टेंगुलर इंटीग्रेशन एलिमेंट। कि जैसे आपने अभी पीछे कुछ पोलर इक्वेशंस पढ़ी, फिर हमने रेक्टेंगुलर इक्वेशंस पढ़ी, तो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स और नॉन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे इस उसी कंटेक्स्ट में ही बात करते हुए हम ये कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन फॉर द नॉन रेक्टेंगुलर एलिमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट दिस interesting in integration. Okay, wait a little bit. Yes. तो इंटीग्रेशन करने के लिए डियर स्टूडेंट्स हम ये कहते हैं कि सपोज वी कंसिडर ए स्मॉल चेंज फ्रॉम आर। आपके सामने ये दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं। पोलर कोऑर्डिनेट्स सेट ऑफ आपको पता है सर्कल्स एंड रेज होता है। तो आपको यहाँ पे ये दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं। जिस तरह रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में x प्लस डेल्टा x होता है, बिल्कुल उसी तरह यहाँ पे r प्लस डी आर हमने चेक किया है। तो हमारे पास ये दो सर्कल्स हैं, एक का रेडियस r है और बिल्कुल नेबरिंग सर्कल से कहते हैं, बिल्कुल इसके करीब हमने दूसरा सर्कल ड्रॉ किया जिसका रेडियस है r प्लस डी आर। तो मीन्स कि इन दोनों का ये जो चेंज है इतना सा, ये है डी आर। सपोज वी कंसिडर ए स्मॉल चेंज फ्रॉम r टू r प्लस डी आर। Small change in r and theta. Next, r में चेंज आपको समझ आ गई बात। सो लेट्स सी अब चेंज इन थीटा कि अभी हमने कंसीडर किया था स्मॉल चेंज फ्रॉम r और उस स्मॉल चेंज को हमने ये लिख दिया r प्लस डी आर। और अब जितना ये शेडेड पोर्शन है वो बेसिकली हमारा इस डी आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस होल रिंग, ये जो आपके पास शेडेड है, दिस गिव्स अ थिन रिंग। इससे हमें क्या मिलेगा, एक थिन रिंग हमें हासिल होगा। तो डी आर इसीलिए हम लगाते हैं जो कि एक स्मॉल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करे। तो इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है ना, चेंज नहीं लिखा हुआ बल्कि क्या लिखा हुआ है, स्मॉल चेंज। तो डी आर रिप्रेजेंटिंग इन फैक्ट स्मॉल चेंज। तो ये जो आपके पास ये छोटा सा पोर्शन बनेगा, इसको हम कह रहे हैं दिस गिव्स अस ए थिन रिंग अराउंड द ओरिजिन। ओके, स्मॉल चेंजेस अगेन यही हम डिस्कशन कर रहे हैं। अब जरा थीटा की तरफ चलते हैं। अब आर जो कि था बेसिकली, अगर आपने देखा था कि आर सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कल, सॉरी, कि किसी सर्कल का रेडियस आर है, तो आर के लिए हमें ये रेज ड्रॉ करनी पड़ी।
सर्कल्स देखा कि चेंज इन आर का मतलब क्या है, थिन रिंग। ये बात आपने अपने जहन में रखनी है कि डी आर का ज्योमेट्रिकली मतलब क्या है, एक थिन रिंग। इसी तरह अब हम डी थीटा की तरफ मूव करने लगे हैं और हम देखेंगे कि डी थीटा का क्या मीनिंग है। क्योंकि देखें ना, जैसे आपने इंटीग्रेशन पढ़ी हुई है, इंटीग्रेशन में एक होता है डी एक्स और एक होता है डी वाई। इसी तरह यहाँ पे एक डी आर और एक आपके पास डी थीटा आएगा। तो अभी हमने सिर्फ डी आर को समझा है। डी आर की ज्योमेट्रिकल हमने शेप जो देखी वो एक थिन रिंग बनती है। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डी थीटा की तरफ जा रहे हैं। सपोज वी कंसिडर ए स्मॉल चेंज फ्रॉम थीटा। थीटा में अगेन बिल्कुल सिमिलर टू आर, हमने स्मॉल चेंज देखा जिसको हम कह रहे हैं थीटा प्लस डी थीटा। अगर अब आप ये रे देखें, ये वाली एक रे है, ये रे जो है इस ओरिजिन एक्स एक्सिस के साथ थीटा के एंगल कंस्ट्रक्ट कर रही है, और ये दूसरी रे है, ये थीटा प्लस डी थीटा का एंगल आपस में कंस्ट्रक्ट इसके साथ बना रही है। इट मीन्स दैट कि इन दोनों का जो इन बिटवीन एंगल होगा वो डी थीटा होगा, ये वाला पोर्शन। आई होप यू ऑल गेटिंग द पॉइंट दिस। जिन जिनको ये चीजें क्लियर हो रही हैं प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस, ताकि मैं फिर आगे चलूं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताइए यहीं पे, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। यस आसमा, यस टू सर एक स्टूडेंट्स। बार ये रिपीट कर डी थीटा की इधर समझ नहीं आई। डी थीटा की समझ नहीं आ रही, मैं रिपीट करता हूं। ओके ओके, तो देखें यहां से ये एंगल आप देखें ना, सिर्फ ये वाला, ये थीटा है, और यहां से इस रे तक, यहां तक थीटा है, और यहां से इस रे तक जो एंगल है वो थीटा से तो कम से कम ज्यादा है ना, इसे हम लिखते हैं थीटा प्लस डी थीटा। तो जो डी थीटा है इसका मतलब है डिफरेंस। अगर ये लेट्स सपोज 31 डिग्री है और ये 30 डिग्री है, तो 31 में से 30 माइनस कर दें तो पीछे डी थीटा बचेगा ना, मतलब थीटा प्लस डी थीटा में से माइनस थीटा कर दें तो पीछे यही स्मॉल एंगल बचता है जो इन रेज का आपस में है। क्लियर नो? यस सर, ओके, थैंक यू। तो हमने कहा कि जो थीटा का चेंज है वो डी थीटा में चला गया। तो अगर हम देखें डी थीटा बेसिकली बनता क्या है, अगर हम इसको शेडेड रीजन कर दें, जैसे हमने पीछे स्लाइड में ये देखा था, डी आर क्या था, एक थिन रिंग। इसी तरह अगर हम डी थीटा देखें तो ये हमारे पास क्या बन रहा है, एक पाई शेप वेज बन रहा है। ये एक वेज शेप इसको हम कहते हैं, दिस इज ए वेज। ज्योमेट्रिकली डी थीटा क्या है, एक वेज है, पाई शेप्ड, that is subtended by the angle d theta. Again, I'm coming to the chat box. Is it clear for you all? एंगल जो है आपने x के लिहाज से देखना है, y के लिहाज से नहीं देखना। ओके, यू आर ऑल सेइंग यस कि ये जो डी थीटा की ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है वो एक वेज की शक्ल में है। ओके गुड, ऑल आर क्लियर। सो हमें डी आर का भी पता चल गया, डी थीटा का भी पता चल गया। अब जरा इन दोनों को कंबाइन करते हैं। अब डी आर डी थीटा, हमने क्या कहा था, डी आर क्या है, थिन रिंग, डी थीटा क्या है, पाई शेप वेज। अब हमने डी आर और डी थीटा देखना है जो कि इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा, इंटरसेक्टिंग द थिन रिंग। थिन रिंग मींस डी आर, मैथमेटिकली डी आर, ज्योमेट्रिकली थिन रिंग, and the pi shaped wedge means d theta। ये अगर हम इन दोनों को इंटरसेक्ट करें we get what, like that, ये चीज हमें मिलेगी जिसको मैंने थोड़ा सा बताया आपको, दिस वन। और इसको इंटरसेक्ट करें तो ये लाइक
ये चीज बनेगी। और आपको देखा कि दिस इज नॉन रेक्टेंगुलर एलिमेंट, जिसकी बात मैं शुरू में कर रहा था, ये रेक्टेंगुलर एलिमेंट नहीं है। तो ये नॉन रेक्टेंगुलर एलिमेंट कहां से आया? थिन रिंग और थिन जो आपके पास पाई शेप वेज था, उन दोनों के इंटरसेक्शन से हमें ये चीज मिली। सो इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Any question? No, sir. Okay. Good. 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 You're all understanding this, in fact. So come to the next slide. So we what left out with this? तो इसका मतलब है कि जो हमने चेंजेस देखी, वो चेंजेस जो हैं आपकी, वो इस फॉर्म में हैं। ठीक होगी बात? ये आपकी इस फॉर्म में चेंजेस हैं। अगेन हम इसको देखते हैं कि ये चीज बची थी ना, दिस वन, ये इंटरसेक्टिंग रीजन था और ये चीज हम बची। अब देखें, ये सारा जो है ना सर्कल, यहां से यहां तक, ये तो डिस्टेंस डी आर है ना, इसलिए हमने स्मॉल एलिमेंट में ये सारा जो डिस्टेंस है, इसको क्या लिखा हुआ है? इन सर्कल्स का जो डिस्टेंस है वो डी आर लिखा हुआ है। इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट ए फंक्शन गिवन इन पोलर कोऑर्डिनेट without first converting to rectangular coordinates, we need to know the area of this little piece. इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करें, क्यों हमें एरिया इसका क्यों चाहिए? इंटीग्रेशन क्या देती है हमें? बेसिकली सर इसका रेडियस कम होगा तो वो उसके सर्कल की वो छोटा होता जाएगा इसका। हाँ नहीं, मैं बात आपकी समझ गया। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं ना। अब ये जिस तरह हम, आपको याद है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर आप जब इंटीग्रेशन करते थे तो आप एरिया की बात करते थे ना, एरिया फिर रेक्टेंगल, और फिर हमने इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स के एरिया को सम किया था, तो हमें इंटीग्रेशन मिल गई थी। इंटीग्रेशन इनफैक्ट summation of all small areas of the rectangle, और रेक्टेंगल ऑफ एरिया अगर आपको याद हो, एफ एक्स मल्टीप्लाई किया था आपने डेल्टा एक्स से। एफ एक्स वर्टिकल हाइट थी, डेल्टा एक्स विड्थ होती थी, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू विड्थ, तो हमने लिखा था एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। फिर जब हमने इनको सबको सम किया था, इसको हमने इंटीग्रेशन कह दिया था, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स वो बन गया था, डेल्टा एक्स को डी एक्स। तो बिल्कुल इसी तरह अब ये एक छोटा सा एक एलिमेंट है जिसका हमें एरिया पता होना चाहिए। फिर हम इस एरिया को सम करेंगे तो हम पोलर में इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो अगर आप ये वाला पैच पूरा सही तरह से देख लें, दिस वन, आर यू गेटिंग दिस वन? मैं थोड़ा सा इसको जूम आउट करता हूं ताकि आपको ये पूरा पैच नजर आ जाए, लाइक दैट। नो, आई थिंक इज क्लियर कि ये आपके पास डी आर है और ये इन दोनों कर्व्स के दरमियान एंगल है जो कि डी थीटा था। क्या आपको इस फिगर में डी थीटा और डी आर क्लियर है स्टूडेंट्स? जैसे आउटवर्ड जाएंगे थीटा इंक्रीज नहीं होगा? जी, आपकी बात मुझे समझ नहीं आई, आप क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा सर जैसे जैसे हम आउटवर्ड जाएंगे मीन के रिंग की तरफ जाएंगे तो थीटा इंक्रीज नहीं होगा? नहीं, थीटा तो वही एंगल है ना। आप थीटा तो फिक्स है। अगर आप पीछे देखें, मैं आपको दिखाता हूं, ये इधर देखें अगर, तो अब डी थीटा किधर है? क्लीन जरा बताएं ना मुझे। डी थीटा यही है ना, ये। Yes. तो ये एंगल तो इन दो रेस का रेस जितने मर्जी आप लेंथ की इंक्रीज कर दें, लेकिन ये एंगल तो इनके दरमियान चेंज नहीं होगा ना। एंगल तो Yes, यहाँ sir. पे है ना। अब समझ आ गई बात जी आपको? सर। तो ये जी सर, एक्चुअली जी सर। आप समझे कि ये चीज यहाँ से यहाँ तक अब कट करके लिखी हुई है। अब देखें ना, मैं इसको जूम करता हूँ, ये देखें ना, ये और पीछे ये, बात समझ आ रही है? ये तो खैर जी सर। मैंने उस एरिया को जूम करके दिखाया ना कि ये छोटा सा एरिया कैसे दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली ये एरिया यहां से लेकर यहां तक है ना। ठीक होगी बात? इसको मैंने Yes, sir. अगली स्लाइड में दिखाया हुआ है। ये अब क्लियर है आपको? जी सर, ओके।
हाँ, तो ये हमारे पास dr है और ये हमारे पास d थीटा है। ओके, सो इन ऑर्डर टू इंटीग्रेट ए फंक्शन गिवन एट पोलर कोऑर्डिनेट्स, जब कभी हम एक फंक्शन को इंटीग्रेट करना चाहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वी नीड टू नो द एरिया ऑफ दिस पीस, हमें इस पीस का एरिया पता होना चाहिए। ओके, ताकि इस पीस का एरिया पता चल जाएगा तो फिर हम इस तरह के इनफाइनाइट पीसीज हैं, इनफाइनाइट पीसीज को सम करेंगे तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा, और टोटल एरिया जो होता है वो हमारे पास को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। This, in order to integrate a function polar coordinate, we will first choose up our region into a bunch of concentric circles and rays emanating from origin. Again, आपको याद है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स में जब आप हल करते थे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स को, तो आप ये करते थे कि आपके पास क्योंकि रेक्टेंगल्स होती हैं ना, हमने शुरू में पढ़ा भी था जब पोलर कोऑर्डिनेट्स की इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, हमने कहा था जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उनको कहते हैं इसलिए रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स हैं कि सेट ऑफ रेक्टेंगल्स होते हैं, लेकिन जो पोलर हैं वो सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स और रेज। तो यही लिखा है मैंने कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में हम अपना रीजन चूज करते हैं जिसमें बेशुमार सर्कल्स हैं और कुछ रेज हैं जो कि ओरिजिन से स्टार्ट हो रही हैं। Now do this for each little wedge and add up the volumes of the tower. अगर हम एक स्मॉल पीस, ये स्मॉल पीस मैं आपको दूसरे एंगल से अब दिखा रहा हूँ, इस स्मॉल पीस की बात हो रही थी। अब हमारे पास एक्चुअली जो फंक्शन है पोलर कोऑर्डिनेट में हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक r और एक थीटा, जिसको मैं r स्टेरिक और थीटा स्टेरिक कह रहा हूं, और यहाँ पे ये हमारे पास फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। जैसे यूं ही समझ लें जैसे वहां पे हम f ऑफ x होता था, लेकिन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स दो हैं तो डबल इंटीग्रेशन की अगर बात की जाए तो फंक्शन बन जाएगा x का भी और y का भी। आपने मल्टी वेरिएबल कैलकुलस पढ़ी हुई है। तो इसी तरह अब यहाँ पे फंक्शन जो है वो r और थीटा का बनेगा, क्योंकि पोलर में हमारे पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं, एक रेडियस और एक आपके पास थीटा। तो जैसे हम लिखते नहीं होते थे x f ऑफ x, या लिखते होते थे x y f ऑफ x y, तो ये बिल्कुल उस तरह ये चीज लिखी हुई है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और फिर ये डिपेंडेंट वेरिएबल या फिर ये फंक्शन। अगेन मैं आपकी चैट बॉक्स में आ रहा हूं, अगर आपको समझ आ गई है सो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस, अदरवाइज इसको हम दोबारा एक्सप्लेन करते हैं। ओके हाँ यस, क्लीम ने कह रहा है कि समझ आ गया, क्लीम को जस्ट क्लीम को समझ आई है। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या आपको इसकी समझ आ गई है? हाँ आसमा परवीन कह रही है नो। ओके आसमा प्लीज अनम्यूट योर माइक, आप मुझे बताएं कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई ताकि हम उसको फिर डिस्कस करें। आसमा, वर्दा को समझ आ गया, गुड जी जी आसमा। सर ये x और y में जो आप बता रहे थे कि इंटीग्रेट हम करते हैं, तो वो उस चीज की नहीं समझ आ रही, उस फॉर्म में इसे कैसे लिखा है? मैं ऐसे बता रहा हूं कि देखें, जैसे आप के पास अगर एक फंक्शन दो वेरिएबल्स का हो x और y का, तो फिर हम ऐसे लिखते हैं x y f ऑफ x y। चले हम इसको यूं समझते हैं, एक ही फंक्शन हो f ऑफ x सिर्फ x का फंक्शन है, तो आप लिखते नहीं है ऑर्डर पेयर में x f ऑफ x, लिखते हैं ना ऐसे जी जो सर। कोऑर्डिनेट होता है। मैं अब आप समझ गए, तो अब क्योंकि ये फंक्शन मोर देन वन वेरिएबल का है, r और थीटा का है, तो पहले हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं और फिर डिपेंडेंट वेरिएबल लिखते हैं। तो ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल लिखा हो। मैं असल में आपको ये एक्सप्रेशन समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इज इट क्लियर नाउ? यस सर। ओके ओके आसमा, सो गुड। सो अब जिस तरह हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स r और थीटा होते हैं और ये फंक्शन है जिसको हमने इंटीग्रेट करना है। देखो जब हम इंटीग्रेट करेंगे, जैसे f ऑफ x dx की इंटीग्रेशन हम निकालते हैं ना,
तो ये वो फंक्शन है जिसको हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं। So in order to integrate the function in polar coordinate, we will first chop up our region into a bunch of concentric circle and rays emanating from the origin. Now we do this for each little wedge. हम एक इस wedge के लिए काम करेंगे और फिर जिस तरह वहां मैंने बताया था बहुत सारी रेक्टेंगल्स बनाएंगे। अब ये वेज एक इधर एक इधर एक इधर, इस पूरे प्लान में जितने वेज होते जाएंगे सबको हम ऐड करेंगे, सबके वॉल्यूम्स को, तो हमें ये मिल जाएगा टोटल इंटीग्रेशन। तो इसलिए क्या है, नो डू दिस फॉर ईच लिटिल वेज। हम पहले एक छोटे वेज के लिए काम करेंगे एंड ऐड अप द वॉल्यूम्स ऑफ द टावर्स, और फिर हम टावर्स के वॉल्यूम्स को ऐड करते जाएंगे। प्रॉब्लम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ द टावर इज द एरिया ऑफ द बेस एंड हाइट, बट द बेस इज नॉट अ रेक्टेंगल। अब बेस रेक्टेंगल नहीं है। मैं अगेन अब बताता हूँ आपको, थोड़ा सा यहाँ से बताता हूँ। देखें ये रेक्टेंगुलर एरिया नहीं है, या यहाँ से देख लें ये रेक्टेंगल नहीं है, ये बात हो रही है। अगर ये रेक्टेंगल होती ना तो हमें पता है ये डी आर था, ये डी थीटा था, तो ये डी आर और डी थीटा इसका वॉल्यूम या जो एरिया है इसका वो एरिया बन जाता। अब क्योंकि ये आपके पास इसकी बेस जो है ये वाली, ये रेक्टेंगुलर नहीं है, इसका मतलब है इसका एरिया डी आर और डी थीटा नहीं बन सकता। तो फिर इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया देखते हैं इन द नेक्स्ट स्लाइड। ये देखें, अब ये चीज लाइक किस तरह थी, एरिया ऑफ सर्कल। जी जी जी, सर ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स है ये हमें क्या वॉल्यूम देंगे? हाँ क्लेम आपकी आवाज कट गई है, कुछ सही समझ नहीं आई। प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स व्हाट यू वांट टू से। आई थिंक आपकी तरफ सिग्नल इश्यूज हैं। सर मैंने कहा ये जो पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं ये हमें एरिया देंगे या वॉल्यूम देंगे? पोलर कोऑर्डिनेट्स आगे जाके देखते हैं ना, ये वॉल्यूम देंगे हमें। ओके ओके ओके। सो हमें एरिया निकालना है सबसे पहले सेक्टर का। अब सेक्टर का क्यों, अगर आप गौर करें, मैं अगेन पिछली स्लाइड का सहारा ले रहा हूं, यहां से हमने बात स्टार्ट की थी। ये देखें हमने सर्कल लिया हुआ है, ये सारा सर्कल है। तो अब सर्कल और वेज को जब हम इंटरसेक्ट करते हैं तो ये सेक्टर ऑफ सर्कल, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा बनता है। अंडरस्टैंड? इस वजह से ये एक सेक्टर है सर्कल का। तो इसलिए हमें सबसे पहले एरिया ऑफ ए सेक्टर ऑफ सर्कल समझना पड़ेगा। तो अब सर्कल का जो एरिया होता है वो पता है आपको, पाई आर स्क्वायर होता है। सेक्टर का एरिया हमें नहीं पता, उसका एरिया हमने कह दिया ए। सो दिस इज इन फैक्ट द रेशियो थीटा ओवर 2 पाई। अब देखें ये एंगल थीटा है, पूरे सर्कल का जो एंगल होता है वो 2 पाई होता है, आपको पता है 360। तो थीटा ओवर 2 पाई दिस इज इक्वल टू ए ओवर पाई आर स्क्वायर। ये हमने रेशियो ली है जिससे हम एक्चुअली एरिया कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहां से देखें पाई और पाई कैंसल आउट हो गया, तो ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। तो अब हम उस सेक्टर का एरिया निकालने में कामयाब हो गए हैं, जो कि बराबर है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। सर जो पाई आर स्क्वायर है वो कहां पूरे से आया? सर्कल का, पूरे सर्कल का एरिया। ठीक है, तो सर 2 पाई भी पूरे सर्कल का ही है? हाँ 2 पाई भी पूरे सर्कल का एंगल है। 360 एंगल होते हैं ना पूरे सर्कल में। ठीक है तो इसमें सर 2 इसमें पाई थोड़ा इसका डिफरेंस बता देना, इसका 2 पाई है, ये पाई आर स्क्वायर है, इसका नहीं पता चल रहा सर। देखें मैं बताता हूं आपको, अहमद गौर करें, ये क्या है मुझे बताएं। अहमद प्लीज अनम्यूट योर माइक ताकि आपको मैं समझा दूं। ये क्या है, ए एरिया ए सर एरिया 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 यस है। सर नीचे भी क्या होना चाहिए, एरिया। यस सर नीचे भी क्या होना चाहिए, यस सर एरिया होना चाहिए एरिया ना। तो सर्कल का एरिया कितना होता ये है, पाई आर पाई आर स्क्वायर। स्क्वायर ठीक होगी बात। अब ये क्या है, जी सर एंगल। थीटा तो नीचे भी क्या होना चाहिए, एंगल। एंगल तो सर्कल का एंगल कितना होता है पूरे सर्कल का, 2 पाई। सो 2 पाई ये एंगल की रेशियो है, ये एरिया की रेशियो है। ठीक है, इस वजह से ये ओके डिफरेंट सर। है, इस वजह से डिफरेंट है। जी शिगुफ्ता, आपने कुछ पूछना है?
ओके, सो यहां से हमें देखें पाई पाई कैंसिल होके एरिया मिल गया 1/2 आर स्क्वायर थीटा। सो एरिया ऑफ ए स्मॉल बिट, अगेन हम वापस अपने उस स्मॉल एलिमेंट की तरफ आते हैं। सो इसके लिए हमें उस स्मॉल एरिया जो होगा, अब एरिया डी ए होगा, इसको याद रख लें। ये देखें सेक्टर का एरिया मैंने आपको फार्मूला बता दिया, ये होता है 1/2 आर स्क्वायर इंटू थीटा। अब अगर हम इसको अप्लाई करें उस स्मॉल एरिया पे तो एरिया भी स्मॉल हो जाएगा। ये डी ए, आर की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, आर प्लस डी आर होल स्क्वायर इंटू डी थीटा बाई 2 माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई 2। शाबाश, ये एक्सप्रेशन कितने लोगों को समझ आया? ये नीचे डी ए का मैंने एक्सप्रेशन लिखा है, शाबाश। चैट बॉक्स में लिखें ये डी ए का एक्सप्रेशन कितने लोगों को समझ आ गया? जी, अगेन ओके, मैं अगेन रिपीट करता हूं। देखें जैसे डी थीटा निकालते हैं, डी थीटा कैसे निकालते थे हम, मैं आपको बताता हूं। अगेन आई हैव टू गो बैक देयर। डी आर यहां से कैसे निकला था? कलीम प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर आर में आर प्लस डी आर आर, में आर प्लस डी यस आर सर, में से आर को माइनस किया, यही बात है। जी सर, जी सर। इसी तरह जब हम डी थीटा निकालते हैं तो मैंने क्या कहा था आपको, थीटा प्लस डी थीटा में से थीटा माइनस कर दें। बिल्कुल उसी तरह अब हमें क्योंकि चाहिए डी ए, तो यस सर, डी ए जो है ना, हम उसी आर प्लस डी आर, ये देखें आर प्लस डी आर में से, ये था ना फुल एरिया हो गया ना किसका, आर प्लस डी आर का, और ये एरिया हो गया आर वाला। तो फुल एरिया में से वो आर वाला माइनस करेंगे तो पीछे इसी रीजन का बच जाएगा ना, डी आर और डी थीटा का। क्लीन, इज इट क्लियर नाउ? यस सर। हाँ, ये एरिया लिखा हुआ है ना, ये एरिया किस सेक्टर का है, आर प्लस डी आर सेक्टर का, और ये एरिया किस सेक्टर का है, आर सेक्टर का। तो आर प्लस डी आर सेक्टर में से आर सेक्टर को माइनस करेंगे तो जो बाकी बचेगा वो जो छोटा एलिमेंट है उसका एरिया बच जाएगा। ओके ओके सर। गुड। सो दिस इज डी ए, आर स्क्वायर प्लस डी आर होल स्क्वायर डी थीटा बाई 2 माइनस आर स्क्वायर डी थीटा बाई 2। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं डी ए को। सो आर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करें, सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास ये बनता है आर डी थीटा डी आर स्क्वायर डी थीटा बाई 2। अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हमने ये कह रहे थे कि डी आर इज ए स्मॉल, डी थीटा इज ए स्मॉल, तो जब डी आर बहुत स्मॉल है तो डी आर का स्क्वायर और ज्यादा स्मॉल हो जाएगा, तो फिर इस टर्म को हम निगलेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी है, इसलिए हम यहाँ पे फिर अप्रोक्सीमेशन का साइन लगा लेते हैं कि डी ए जो है वो आर डी थीटा के बराबर होगा। नॉन रेक्टेंगुलर एलिमेंट का एरिया हम निकालने में कामयाब हो चुके हैं, और वो कितना है, आर डी थीटा। इज इट क्लियर? ये टर्म हम निगलेक्ट कर रहे हैं, और रीजन मैं क्या दे रहा हूं कि डी आर इज ए स्मॉल क्वांटिटी, तो स्मॉल क्वांटिटी का स्क्वायर और स्मॉल हो जाता है, तो ये टर्म निगलेक्ट होगी, तो पीछे ये एरिया बच गया उस स्मॉल रीजन का। तो जब एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई करें तो वॉल्यूम बन जाएगा। तो ये डी वी देखें, डी वी इज इक्वल टू एफ और थीटा डी ए, तो डी ए की वैल्यू पुट कर दें तो डी वी ये बनेगा। अब अगर हम इसको इंटीग्रेट करें तो ये इंटीग्रेशन बनेगी सर जो डी आर स्क्वायर डी थीटा और 2 ये स्मॉल कैसे है सर? देखें डी आर स्मॉल चीज है ना, डी आर तो स्मॉल है ना, जैसे 0.1 कर लें अगर डी आर, ठीक है, तो पॉइंट 1 का स्क्वायर और स्मॉल हो जाता है, 0.01, 0.1 को 0.1 से ضرب देना तो वो और स्मॉल हो जाता है। समझ आ गई बात? तो इसलिए ये चीज बहुत स्मॉल हो जाएगी, तो इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर, फिर 2 से डिवाइड भी करना है। अंडरस्टैंड? तो ये सारा चीजें, ये क्वांटिटी स्मॉल होती जा रही है, इसलिए हम इसको निगलेक्ट कर रहे हैं।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास फाइनल वॉल्यूम बना है। ये आर रीजन है, डबल इंटीग्रल होगा क्योंकि दो वेरिएबल है ना, एक आर और एक थीटा। तो हम एफ को डी आर डी थीटा डायरेक्ट नहीं मल्टीप्लाई करेंगे बल्कि आर से भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये फार्मूला मैं आपको डायरेक्ट भी बता सकता था, लेकिन अब हम इस फार्मूले तक पहुंचे हैं, ये इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अब ये एक बहुत बड़ा फर्क है रेक्टेंगुलर में और पोलर में। रेक्टेंगुलर में ये होता है एफ ऑफ एक्स वाई डी एक्स डी वाई, लेकिन जब कभी भी आप पोलर की इंटीग्रेशन करेंगे, आपको फंक्शन दिया हुआ हो तो आपने उस फंक्शन को एक जरूर आर से एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई करके फिर डी आर और डी थीटा लिखना है, फिर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो अभी हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला इस पूरे सेशन में डिराइव किया है। अगर आपको कोई क्वेश्चंस हैं तो यू कैन आस्क। जी स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। हमने ये वॉल्यूम तमाम टावर्स का निकाल लिया है। इज देयर एनी क्वेश्चन? वर्दा कह रही है नो, क्लीम भी कह रहे हैं नो। इट मीन्स सबको समझ आ गई है ये वाली चीज। अब ये याद रखना है आपने, इतना ज्यादा जो मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है कि जब कभी भी आप पोलर इंटीग्रेशन करेंगे तो इसमें ये डी आर डी थीटा नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, आर डी आर मल्टीप्लाइड बाय डी थीटा। ओके, इफ यू हैव नो क्वेश्चन तो फिर हम क्लास को ना यहाँ पे खत्म करते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज लेक्चर। लिमिट क्या लिखनी है, मोहम्मद अरसलान पूछ रहे हैं। तो ये रीजन डिफाइन होगा, क्योंकि ये भी तो अपनी जनरल बात लिखी है ना। जैसे आपने देखा था कि उधर लिमिट्स होती हैं ए टू बी, सी टू डी भी हो सकती हैं, या फिर ये जो आर है ना, आपको कोई ना कोई रीजन दिया हुआ होगा। हम आगे इंटीग्रेशन के क्वेश्चंस करेंगे, वो क्वेश्चन में चीज आपको मेंशन होगी कि आपने इंटीग्रेशन अलोंग ए रीजन करनी है, या फिर वो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन हमें दी होंगी। जैसे सर्कल की लिमिट्स हैं तो थीटा की लिमिट्स हमें पता है 0 से 2 पाई होती हैं, और आर की लिमिट्स भी जो होंगी। तो ये क्वेश्चन आगे हम जाके करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो फिर आपको समझ लगेगी। फिलहाल हमने इसको एक रीजन लिख दिया है, तो ये वो रीजन होगा जहां पे हमने इसको इंटीग्रेट सर करना है। जी निमरा, सर जी इसके वॉल्यूम जब डी वी इज इक्वल टू एफ आर थीटा लिखा था, तो सर जी ये एफ आर थीटा इसकी लेंथ है विड्थ है? देखें डी ए ये तो एरिया हो गया ना, तो ये वर्टिकल हाइट है ना एफ ऑफ आर थीटा की। मैं आपको पिछली स्लाइड में दिखा देता हूँ। इसमें इसमें ये देखें ना एफ ऑफ आर थीटा, ये लाइक दैट ये होगा ना आपके पास, ठीक है। जी टावर की ये हाइट जो है, ठीक है। जी सर इसका लिंक आज ही शेयर कर देना ताकि फिर इसको मजीद तैयार कर लेंगे। हाँ ठीक है, आपको पहुंच जाएगा आज। ओके डियर स्टूडेंट्स, फिर अगर आपको और सर question- आपकी बुक्स के मार्क्स का पता नहीं चला सर। किसका? मार्क्स का सर। चलें इंशाल्लाह वो भी बता देंगे आपको। चलें स्टूडेंट्स, फिर सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन अल्लाह हाफिज।